नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इतिहास का एक और महत्वपूर्ण सेगमेंट जिसका नाम है युद्ध और संधियां। दोस्तों, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने इन दोनों टॉपिक को एक साथ कंप्रेस करके वीडियो बनाने की कोशिश करी है, जिससे आप युद्ध के साथ साथ उस युद्ध में जो भी संधियां हुई थी उनको एक साथ आप अच्छे से कवर कर पाएंगे कि कौन सा युद्ध हुआ और उससे संबंधित कौन सी संधि थी, युद्ध किस तरीके से किन किन राजाओं या शासकों के बीच लड़ा गया और उसे किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। तो इन सभी को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि यह टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं, आपने एक दो एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि इस टॉपिक से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। सिविल सर्विसेज में और आरओ एग्ज़ाम में इसमें मैच कराने के लिए क्वेश्चन आता है, युद्ध दे देता है, एक तरफ शासक दे देता है, तो आपको उसमें मैच कराना होता है, या फिर संधियां दे देता है और कौन से युद्ध के साथ किस संधि का समापन हुआ या कौन सी संधि किस युद्ध के साथ हुई, तो उसको मिलाने के लिए आता है। इसके अलावा वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी संधि किसके समय में हुई थी, या तो उसका सन पूछ लेता है। तो हम लोग आज इसी को बहुत बेहतर ढंग से कवर करेंगे। आप जितने भी वीडियो देखिए, आप मेरे देखिए या किसी दूसरे यूट्यूबर के वीडियो देखिए, आप उसका नोट्स बना के कम से कम 2 बार रिवीजन जरूर करिए, वरना आपका वीडियो देख करके कोई उसका फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं वेले-जली की सहायक संधि। तो क्या थी वेले-जली की सहायक संधि, किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि सहायक संधि की जो शुरुआत करी थी वो करी थी डुप्ले ने, और डुप्ले एक फ्रांसीसी था, तो उसने सहायक संधि की शुरुआत करी थी। फिर वेले-जली का नाम सहायक संधि में क्यों आता है, तो वेले-जली ने इस सहायक संधि को बड़े तौर पे लागू किया था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि सहायक संधि की शुरुआत किसने करी थी, तो आप टिक करेंगे कि सर डुप्ले ने सहायक संधि की शुरुआत करी थी, लेकिन इसको बड़े तौर पे लागू किसने किया था, तो वेले-जली ने लागू किया था। अब इस संधि से क्वेश्चन पूछते हैं मैच कराने के लिए। सन देता है आपको 1 2 3 4 क्रम में लगाना होता है। जैसे इस संधि को सबसे पहले जो स्वीकार किया था, किसने किसने स्वीकार किया था, तो हैदराबाद ने 1798 में स्वीकार किया, मैसूर और तंजौर ने 1799 में, अवध ने 1801 में, पेशवा ने 1802 में, बरार और भोसले ने 1803 में और सिंधिया ने 1804 में इस संधि को स्वीकार किया था। लेकिन इसमें आपको ये नोट करने वाली बात है कि इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो इसको आप अच्छे से नोट करिएगा और ऐसे ही आप इसको रिवाइज करिएगा कि इंदौर के जो होलकर थे इन्होंने इस सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा आपको सीक्वेंस से हमने लिख दिया है कि हैदराबाद, मैसूर, अवध, पेशवा, बरार और सिंधिया ने कब कब इस संधि को स्वीकार किया। तो शायद आपको अच्छे से यह संधि समझ में आ गई होगी कि वेले-जली की सहायक संधि क्या थी। इसको सबसे पहले किसने शुरू किया, तो डुप्ले ने, बाद में बड़े तौर पे किसने लागू किया, तो वेले-जली ने। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत, या इसी को घेरे की नीति कहा जाता है, या फिर इसी को एक और अन्य नाम से जानते हैं हम लोग, एक सेकेंड, इसी को एक और अन्य नाम से जानते हैं हम लोग घेरे की नीति या राज झड़प नीति, या इसी को व्यक्तिगत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसको किन किन क्षेत्रों ने कब कब इसको अपनाया था, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सतारा ने 1848 में इसको स्वीकार किया था। जैतपुर जो बुंदेलखंड में है, और संभल उड़ीसा में जो है, इसे 1849 में स्वीकार किया था। बाघाट हिमाचल प्रदेश में 1850 में स्वीकार किया। उदयपुर मध्य प्रदेश वाला, ये उदयपुर है, राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, इसे उदयपुर के नाम से जाना जाता था, ये 1852 में इसको स्वीकार किया था। झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध में 1856। लेकिन इसमें याद करने वाली बात यह है कि अवध ने इसे स्वीकार नहीं किया था, उसे कुप्रशासन के आधार पर इसको स्वीकार कराया गया था, जबरदस्ती इस पे कुप्रशासन के आधार पर इसको स्वीकार कराया गया था। तो ये आप याद रखिएगा कि अवध एक ऐसा राज्य था उस समय कि जिसको कुप्रशासन के आधार पे डलहौजी की जो घेरे की नीति थी उसको स्वीकार कराया गया था। कब स्वीकार कराया गया था, 1856, झांसी 1853, सतारा 1848। तो ये सीक्वेंस में ही आपको इनको याद करने हैं, और सन आपको बीच में याद करने पड़ेंगे। सन आपको सभी के याद नहीं करने हैं, सतारा याद करना है,
और जैतपुर याद करना है, झांसी और अवध याद करना है। ये 4 के सन आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, अच्छे से याद करना है। आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि अवध का जो विलय किया गया था, डलहौजी ने जो विलय किया था तो किसके आधार पर किया था, तो कुप्रशासन के आधार पर किया था। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब प्रमुख युद्ध के साथ साथ जो संधियां हुई थी उनको हम लोग एक साथ देखते चलेंगे। तो जैसे बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव उस समय गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने जो नेतृत्व करने का दिया था जिम्मा, वो दिया था हेक्टर मुनरो को। तो हेक्टर मुनरो ये अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे थे और उस समय गवर्नर हुआ करते थे रॉबर्ट क्लाइव। तो एक तरफ हेक्टर मुनरो था और दूसरी तरफ 3 लोग थे। एक थे मीर कासिम, ये उस समय बंगाल के नवाब हुआ करते थे। शुजाउद्दौला ये अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय ये मुगल सम्राट हुआ करते थे। तो ये एक तरफ 3 लोग थे और एक तरफ अंग्रेज थे। हेक्टर मुनरो उसका नेतृत्व कर रहा था उस सेना का, ठीक है, जिसमें से अंग्रेजों की जीत हुई थी और ये तीनों लोग हार गए थे। तो अब इन्हीं तीनों लोगों के बीच एक संधि होती है जिसका नाम दिया जाता है इलाहाबाद की संधि। तो ये 1764 में युद्ध हुआ था और ये संधि होती है 1765 में। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच में हुई। तो इलाहाबाद की संधि में भी 2 संधियां हुई थी, एक 12 अगस्त को हुई थी और एक 16 अगस्त को हुई थी। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765 में। किसके कारण हुई, बक्सर युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, ये बात समझ में आपके आ गई होगी। अब देख लेते हैं इलाहाबाद की जो संधि थी, तो वो जो प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में और द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 में। जब प्रथम संधि हुई थी तो अंग्रेजों की तरफ से जो संधि जिसने की थी वो किसने किया था, क्योंकि गवर्नर उस समय रॉबर्ट क्लाइव था, तो रॉबर्ट क्लाइव ही आया था संधि करने। ठीक है, लेकिन युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, युद्ध का नेतृत्व किसने किया, हेक्टर मुनरो ने। लेकिन इस संधि में कौन शामिल हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव आया था। ठीक है, अब ये रॉबर्ट क्लाइव जो 12 अगस्त की संधि करता है वो करता है शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय कौन है, तो ये मुगल सम्राट हैं, ये ऊपर आपको बता दिया था। तो शाह आलम द्वितीय के साथ ये संधि करता है और उसमें कुछ शर्तें रखता है। उसमें क्या शर्तें रखता है कि कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज के पक्ष में। तो अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी, बिहार प्रांत और उड़ीसा यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली थी। ठीक है, किससे ले ली थी, जो भारतीय शासक थे उनसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली थी। अब क्या था, कंपनी ने अवध के नवाब को कड़ा और इलाहाबाद के जिले को शाह आलम द्वितीय को दे दिए थे। उन्होंने क्या किया था कि जो अवध के नवाब थे, ठीक है, तो उनसे कड़ा और इलाहाबाद लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे दिया था, मतलब शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। और कंपनी ने क्या लिया था, तो कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली थी। ठीक है, अब कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की बात कही थी। तो ये थी शाह आलम द्वितीय के साथ जो 12 अगस्त 1765 को संधि करी थी रॉबर्ट क्लाइव ने, ये उसकी बातें थे। अब जो दूसरी संधि होती है वो 16 अगस्त को होती है 1765 में। अब यह संधि किसके साथ हो रही, तो शुजाउद्दौला के साथ हो रही है। भाई 3 लोगों ने युद्ध के साथ इसमें युद्ध किया था ना, ये आप ऊपर देखो ना, ये 3 लोगों ने किया था। इसमें मीर कासिम था, शुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय था। तो ये तीनों लोग संयुक्त होकर के युद्ध लड़ रहे थे हेक्टर मुनरो के खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो ये तीनों युद्ध हार जाते हैं, तो इन्हीं के साथ संधि होती है। ठीक है, तो अब ये संधि जो हो रही है, दूसरी संधि हो रही है, वो किसके साथ हो रही है, तो वो शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या शर्तें थी, तो इसमें चुनार का जो किला था उन्होंने अंग्रेजों ने ले लिया था। इसमें 50 लाख रुपए जुर्माना के तौर पे शुजाउद्दौला के ऊपर जुर्माना लगाया था कि आप 50 लाख रुपया हर्जाना देंगे, यानी कि युद्ध क्षति की रकम कितनी तय की गई थी, 50 लाख रुपया। और उनसे कहा था कि आप 50 लाख रुपया क्षतिपूर्ति के लिए हमें देंगे। और नवाब के खर्चे पर अंग्रेजी सेना रखी गई थी। और क्या था कि जो शुजाउद्दौला ये नवाब था, तो इसके खर्चे पे उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे राज्य पे अपनी सेना रखेंगे, लेकिन उसका खर्चा वहन कौन करेगा, तुम करोगे। तो ये अंग्रेजों ने शर्त रखी थी किसके, शुजाउद्दौला के सामने। अवध में कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन ली थी, यानी कि अवध क्षेत्र में जितना भी व्यापार होगा वो अंग्रेज करेंगे, उसमें कोई भी टैक्स अंग्रेज नहीं देंगे, या कुछ इस प्रकार की शर्तें रखी गई थी इलाहाबाद की संधि में। तो इलाहाबाद की संधि अगर आपसे पूछता है कब हुई, तो आप बताएंगे सर 1765 में हुई थी, 12 अगस्त और 16 अगस्त को हुई थी। 2 संधियां इसमें हुई थी, दोनों संधियों की शर्तें क्या थी आपने अच्छे से देख लिया। अब देख लेते हैं कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध मुख्यतः 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक में। उन तीनों युद्धों में
कुछ संधियां हुई थी जिसके कारण युद्ध को स्थगित किया गया था। तो कर्नाटक में 3 युद्ध हुए, तो तीनों युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। सबसे पहले आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि जो 3 युद्ध हुए किसके किसके बीच में हुए थे, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में तीनों युद्ध लड़े गए थे। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण था यूरोपीय कारण था। देखो 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, अभी कितने 3 कर्नाटक युद्ध हुए, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम का जो युद्ध का कारण था यूरोपीय कारण था, द्वितीय का कारण सिर्फ भारतीय था, और तृतीय युद्ध का भी कारण यूरोपीय कारण था। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था यूपीपीसीएस में कि निम्नलिखित में से कौन किस कर्नाटक युद्ध का कारण भारतीय था, तो द्वितीय युद्ध का कारण भारतीय था। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, यूरोपीय कारण था इसका। अब इस जो युद्ध हुआ था तो इसको समाप्त किस संधि के तहत किया गया था, तो एक्सला-शापेल की संधि जो हुई थी तो इसको उसी के कारण समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसी के अंतर्गत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, इसी के अंतर्गत सेंट थॉमस का युद्ध हुआ था। तो ये बात आप समझ गए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो एक्सला-शापेल की संधि के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। अब देख लेते हैं हम लोग द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था इनके हमने सन लिख दिए हैं, आप चाहो तो सन भी इनके याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस कर्नाटक युद्ध का कारण था भारतीय कारण था। ठीक है, अब देखो ये जो संधि समाप्त करी गई थी, जो ये युद्ध समाप्त किया गया था, तो पांडिचेरी संधि के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। और जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था ये किसके कारण हुआ था, तो यूरोपीय इसमें मुख्यतः कारण था, और ये पेरिस के संधि से इसको समाप्त किया गया था। तो प्रथम जो समाप्त किया गया, द्वितीय समाप्त किया गया और तृतीय। तो देख लेते हैं हम लोग कि प्रथम जो समाप्त किया गया था वो एक्सला-शापेल संधि के तहत समाप्त किया गया, और द्वितीय जो समाप्त किया गया था वो किसके तहत, तो पांडिचेरी की संधि के तहत, और जो तृतीय समाप्त किया गया वो पेरिस की संधि के तहत समाप्त किया गया था। अब देख लेते हैं हम लोग मैसूर युद्ध, कौन कौन से मैसूर युद्ध हुए और उसमें कुल कितनी संधियां हुई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैसूर युद्ध में हमें 4 मैसूर युद्धों को पढ़ना होता है। कौन से 4 मैसूर युद्ध पढ़ने होते हैं कि टोटल 4 मैसूर युद्ध हुए थे, उन्हीं में कुछ संधियां हमें देखने को मिलती हैं। तो 4 युद्ध कौन कौन से हुए थे और किसके किसके बीच में हुए थे, तो अंग्रेज और भारतीयों के बीच हुए थे कौन से, मैसूर युद्ध। लेकिन ऊपर हमने अभी पढ़ा कि जो कर्नाटक युद्ध हुए थे वो किन किन के बीच में हुए थे, तो वो होते अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। लेकिन मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुए थे, तो अंग्रेज और भारतीयों के बीच में चारों युद्ध होते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि प्रथम जो युद्ध हुआ था मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में, ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसको समाप्त किया गया था मद्रास की संधि के तहत 4 अप्रैल 1769 के तहत। जब द्वितीय युद्ध हुआ 1780 और 84 के बीच में, तो इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और जब टीपू हैदर अली का ही पुत्र था, तो उसने अब टीम की अपनी सेना की कमान संभाल लेता है, और उस समय जो गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, तो द्वितीय जो मैसूर युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग था। द्वितीय युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान उसका जो बेटा था वो कमान संभाल लेता है। और ये द्वितीय युद्ध था ये समाप्त किया गया था मंगलौर की संधि के तहत। तो पहला समाप्त किया गया था मद्रास की संधि के तहत, दूसरा समाप्त किया गया था मंगलौर की संधि के तहत। मंगलौर की संधि कब हुई, 11 मार्च 1784 को हुई थी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं तृतीय युद्ध। तो तृतीय युद्ध क्या हुआ था कि तृतीय युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। ठीक है, अब ये टीपू सुल्तान की जब हार होती है उसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, कुछ भारतीय राजाओं को इसमें शामिल कर लिया था और उनसे ये वादा किया था कि जिस समय हम ये मैसूर का क्षेत्र जीतेंगे तो तुमको भी कुछ क्षेत्र उसमें दान के रूप में दे देंगे। तो उसमें अंग्रेजों ने निजाम मराठाओं को शामिल कर लिया था इसमें। तो एक तरफ टीपू सुल्तान था और दूसरी तरफ निजाम मराठा और अंग्रेज युद्ध कर रहे थे, जिसमें से टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि वह क्षेत्र जो निजाम और मराठाओं को देने की बात कही थी वह उनको वापस कर देते हैं। और यह जो युद्ध हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त किया गया था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो 18 मार्च 1792 को हुई थी। अब देख लेते हैं कि चतुर्थ जो युद्ध हुआ था, तो चतुर्थ युद्ध जो हुआ था वो इसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है। तृतीय युद्ध में टीपू हार जाता है, लेकिन चतुर्थ युद्ध में टीपू की मृत्यु हो जाती है। इस समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड वेलेजली था। तो शायद आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो मैसूर युद्ध हुआ उसमें कौन कौन सी संधियाँ हुई। तो मद्रास की संधि प्रथम युद्ध का कारण समाप्त हुई थी, और जो मंगलौर की संधि थी द्वितीय युद्ध समाप्त किया गया था इस संधि के तहत। और जो तृतीय युद्ध हुआ था
तो वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था। अब देख लेते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। तो टोटल आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात करें तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। तो कौन कौन से थे 3, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रथम वाला जो था आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1775 से 1782 के बीच में हुआ था और इसमें ढेर सारी संधियां आपको इसके बीच में देखने को मिलती हैं। तो इस समय जो गवर्नर जनरल था तो वारेन हेस्टिंग था। इस समय जो संधियां हुई थी तो वो सूरत की संधि हुई थी। तो सूरत की संधि हुई थी कब, तो देखते हैं हम लोग कि सूरत की संधि कब हुई थी। तो सूरत की संधि हुई थी मार्च 1775 में। तो जो पहली संधि हम लोग देखते हैं इसमें सूरत की संधि, तो वो 1775 में हुई थी। ठीक है, मार्च 1775 में हुई थी। रघुनाथ राव वर्सेज अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और दूसरी संधि जो होती है पुरंदर की संधि, मार्च 1776 में हुई थी। ये नाना फडणवीस और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अगली जो संधि होती है बड़गांव की संधि होती है 1779 में होती है। अंग्रेजों व मराठाओं के बीच में देखने को मिलती है। अब अगली जो संधि थी वो सालाबाई की संधि थी जो 1782 में हुई थी। ठीक है, इसमें महादजी सिंधिया के सहयोग से अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में ये संधि देखने को मिलती है। तो ये कुल संधियां थी जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में। आंग्ल का मतलब अंग्रेज है और मराठा का मतलब मराठा है। तो अंग्रेजों और मराठाओं के युद्ध को ही कहा गया था आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो ये 4 संधियां देखने को मिलती हैं आंग्ल मराठा युद्ध के समय। सूरत की, पुरंदर की, बड़गांव की और सालाबाई की संधि देखने को मिलती है। अब जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन कौन सी संधियां की गई, तो इस समय जो गवर्नर था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय वो लॉर्ड वेलेजली था। इसमें से जो पहली संधि होती है बसीम की संधि होती है 1802 में। ये किसके किसके बीच में हुई थी, तो बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच में देखने को मिलती है। जिसमें से बाद में सहायक संधि स्वीकार कर ली थी किसने, जो पेशवा थे। तो पेशवा ने भी स्वीकार करी थी क्योंकि बाजीराव जो सेकंड थे वह एक पेशवा थे। तो पेशवा ने बाद में क्या करी थी, सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। अब देखते हैं अगली जो संधि थी वो देवगांव की संधि हुई थी। ये सारी संधियां किसके तहत हो रही हैं, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के तहत हो रही हैं। देवगांव की संधि इसमें रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, अब अगली जो संधि थी अर्जन गांव की संधि 1803 में थी। ये दौलत राव वर्सेस अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अगली थी राजपुर घाट की संधि 1804 में। ये होलकर वर्सेस अंग्रेजों के बीच में की गई थी। तो ये कुछ संधियां थी जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में हुई थी। अब देख लेते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 के बीच में लड़ा गया था। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग के समय ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी। होलकर और अंग्रेजों के बीच में देखने को मिलती है। पूना की संधि हुई थी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, जो 1818 में हुई। ये संधि होती है बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के मध्य में। बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के मध्य में। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तो इस समय वारेन हेस्टिंग ने क्या करा था कि इस समय गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग ने ही पिंडारियों का दमन कर दिया था। और चलिए आगे देख लेते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध। तो आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच में हुआ था। किसके समय हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। इसी समय सुगौली की संधि हुई थी जो 1816 में हुई थी। तो खूब पूछी जाती है सुगौली की संधि कब हुई थी, तो 1816 में हुई थी। किस युद्ध के समय हुई थी, तो आंग्ल नेपाल युद्ध, यानी अंग्रेजों और नेपाल वासियों के बीच में जो युद्ध संधि हुई थी तो वो सुगौली की संधि मानी जाती है। ठीक है, इस समय गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। अब देख लेते हैं हम लोग आंग्ल सिख युद्ध। तो आंग्ल सिख युद्ध टोटल 2 युद्ध हुए थे, इसमें 2 सिख युद्ध हुए थे। तो ठीक है, उससे पहले युद्ध शुरू होने से पहले 2 संधियां आपको देखने को मिलती हैं आंग्ल सिख युद्ध शुरू होने से पहले। एक अमृतसर की संधि, दूसरी त्रिपक्षी संधि। तो जो अमृतसर की संधि थी वो 1809 में हुई थी रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाप के बीच में। और जो त्रिपक्षी संधि थी 1833 में हुई थी शाह शुजा और रणजीत सिंह के और अंग्रेजों के बीच में, यानी 3 लोगों के बीच में हुई थी। इसी वजह से इसको त्रिपक्षी संधि के नाम से जाना जाता है। कब हुई थी, तो 1833 में हुई थी। अमृतसर की संधि कब हुई, तो 1809 में हुई थी। किसके बीच, रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाप के बीच में हुई थी। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। इसमें मुदकी का युद्ध हुआ था। तो 1845 में हुआ था। जो कौन, तो इसमें लाल सिंह और ह्यूकअप के बीच में
युद्ध ये हुआ था। अगला था लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को होती है। इसमें दिलीप कुमार को राजा बनाया जाता है और जिंद कौर इसकी संरक्षिका बनी थी और लाल सिंह, वही लाल सिंह जो मुत्की के युद्ध में थे, उनको वजीर बनाया गया था। तो ये हो गया प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अगला इसी में एक संधि देखने को मिलती है भैरोवाल की संधि, जो 16 दिसंबर 1946 को हुई थी सिखों और अंग्रेजों के बीच में। अगला देख लेते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में हुआ था। तो चिलियांवाला का युद्ध जो देखने को मिलता है 13 फरवरी 1849 को शेर सिंह और लॉर्ड गफ के बीच में देखने को मिलता है। गुजरात का युद्ध 1849 में, और पंजाब का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था वो 30 मार्च 1849 को देखने को मिलता है। किस युद्ध के समय? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय देखने को मिलता है। अब ये इससे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। अलाउद्दीन का जो विजय अभियान था वो 2 जगह पे था, एक उत्तर भारत में था और एक दक्षिण भारत में। तो इसमें क्रम पूछता है सबसे पहले कि जो अलाउद्दीन का जो विजय अभियान जो उत्तर भारत में था, तो सबसे पहले किन किन को उसने विजयित किया, फिर दक्षिण भारत में किन किन राज्यों क्षेत्रों को विजयित किया था। तो जो पहले उत्तर भारत में गुजरात का विजय किया 1297 से 99 में, उस समय राजा थे रायकर्ण सिंह। और फिर रणथंभौर 1301 में किया, तो उस समय राजा थे हमीरदेव। फिर चित्तौड़, फिर मालवा, फिर सिवान और फिर जालौर को किया था। इनको सन वाइज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, कौन किस समय राजा थे वो भी इसमें मेंशन कर दिया। तो आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से याद करना है कि सबसे पहले गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर मालवा, फिर सिवान, फिर जैलोर लास्ट में 1311 में किया था, राजा कान्हू देव थे इसमें। और दक्षिण भारत में जो उसका विजय अभियान चला था, उसमें सबसे पहले उसने देवगिरी को विजित किया था 1307 से 1308 में, राजा रामचंद्र इसमें उस समय राजा थे। तेलंगाना अभियान वारंगल वाला जो 1309 से 1310 में किया था, राजा प्रताप रुद्र द्वितीय इस समय राजा थे। फिर द्वार समुद्र, फिर और मदुरई। तो ये चीज़ें थी जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलाउद्दीन का जो विजय अभियान चला था उसमें ये विजयित किए गए थे। तो आपको ये सीक्वेंस वाइज इसमें याद रखना है, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि बाबर और हुमायूं के कौन कौन से युद्ध थे, ये भी पूछे जाते हैं। तो बाबर का जो पानीपत, 4 युद्ध बाबर आपको याद रखने हैं, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध, ठीक है। पानीपत का युद्ध जो प्रथम युद्ध 1526, फिर 27, फिर 28, फिर 29, ये सीक्वेंस में युद्ध है। तो आपको सीक्वेंस में इनके सन भी याद रखने पड़ेंगे। यानी कि बाबर इन चारों युद्धों को जीत लेता है। बाबर की चारों युद्धों में विजयी होती है और ये सब हार जाते हैं। तो पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय होती है। दूसरा राणा सांगा और बाबर, जिसमें बाबर जीतता है। तीसरा मेदिनी राय और बाबर, जिसमें बाबर जीतते हैं। और चौथा युद्ध अफगान और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हुमायूं का युद्ध, हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कालिंजर पर आक्रमण हुमायूं ने कब किया था? तो 1531 में किया था, प्रताप रुद्र देव के खिलाफ किया था, लेकिन वो भी असफल रहा था। अब देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग कि इसमें दोहरिया का युद्ध जो हुआ था 1532 में हुआ था, अफगानों को इसमें हराया था महमूद लोदी के साथ में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें हुमायूं की विजय होती है। द्वितीय जो दोहरिया का युद्ध था, इसके बाद जो चुनार का युद्ध था, इसमें भी हुमायूं की विजय होती है। इसमें शेर खान, उसी को शेर शाह कहा जाता था, ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसमें फिर क्या है, बहादुर शाह, ये गुजरात का जो युद्ध था 1535 और 1536 के बीच। फिर आपको याद रखना है चौसा का युद्ध जो 1539 में था, इसमें शेर खान से हार गया था बाबर। अब शेर खान कौन था? वही शेर शाह सूरी था, जिसको शेर खान नाम दिया गया था। किस युद्ध में हारा था? तो चौसा के युद्ध में हारा था। तो चौसा के युद्ध में ही इसने क्या किया था, शेर खान ने अपने को फरीद अल दीन शेर शाह का ताज पहनाया था। इसमें क्या था, जब चौसा का युद्ध शेर खान जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है, तो चौसा के युद्ध में ही शेर खान ने अपने को एक नई उपाधि या ताज के रूप में इसको पहना था। तो वो क्या उपाधि थी? तो इसने फरीद अल दीन शेर शाह, ये इसने उपाधि थी, इसी के नाम का इसने ताज पहना था। अब अगला देख लेते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसमें भी क्या होता है, शेर शाह सूरी जीत जाता है, शेर शाह सूरी जीत जाता है। इसके बाद मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध इसमें हुमायूं जीत जाता है 15 साल के बाद, लगभग 15 साल के बाद हुमायूं जीत पाता है। इसमें नसीर खां, तत्तर खां को
हुमायूं ने हराया था। भी अगला युद्ध है सरहिंद का युद्ध, जो 1555 में हुआ था। हुमायूं को वापस सिंहासन इसमें प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रमुख युद्ध और संधियां। जितनी भी हमने यहाँ पे संधियां लिखी हुई हैं, और अलाउद्दीन का जो विजय अभियान था ये खूब पूछा गया है। घटना चक्र इसमें आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, हमने घटना चक्र का फोटो लगा रखा है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से डिक्टो क्वेश्चन हमने घटना चक्र से उठाए हुए हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए उनको हमने वन लाइनर और आपको पढ़ने के हिसाब से हमने यहाँ पे सेटिंग उनकी कर रखी है, ताकि आप अच्छे से उनको रिवाइज कर सकें। आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप घटना चक्र से ये टॉपिक हल करेंगे तो पूरा क्लियर अच्छे से आप इस चीज़ को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार, कम से कम एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।